नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद मिन्हास और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एनर्जी के क्राइसिस के हवाले से। हम देख रहे हैं कि सर्दियों के दिनों में भी 12-12 घंटे लोड शेडिंग मेट्रोपोल्स में हो रही है, बड़े शहरों में हो रही है, और जो देहात हैं और छोटे कस्बात हैं वहां पर इसका दौरानिया इससे भी ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि गैस का बहरान भी अपनी जगह पे मौजूद है और गैस की लोड शेडिंग भी उसी तरह की जा रही है जिस तरह पहले की जाती थी। कोई किसी जगह पे कोई तब्दीली नहीं आई, ना हुकूमत के रवैये में कोई तब्दीली आई है, ना IPPs के रवैये में कोई तब्दीली आई है, और पिस रहा है एक आम आदमी, मजदूर, वो पिस रहा है, और उसके साथ साथ कारखानेदार पिस रहे हैं जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, और ट्रांसपोर्ट के मामला भी आपके सामने हैं। इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ दो अहम शख्सियात मौजूद हैं। मैं तारफ करवाता चलूँ, सैयद तंजीम हुसैन नकवी साहब हैं, साबिक चेयरमैन हैं, KESE के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं और साबिक मेंबर पावर वापडा भी रह चुके हैं। वेलकम टू द शो सर। उनके दूसरी तरफ मौजूद हैं जनाब अलियास मजीद शेख साहब, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। वेलकम टू द शो सर। सईद साहब, आपसे बात शुरू करते हैं। पाकिस्तान में जो हालात हैं, हम आपके साथ मुसलसल प्रोग्राम्स में बात करते हैं रहे हैं, ये एनर्जी का क्राइसिस जो है ये हल होने में नहीं आ रहा और रोज बरोज हालात खराब होते जा रहे हैं। अभी बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और इन तमाम चीज़ों के ना होने से पानी भी नहीं है, और ज़रूरियात ज़िंदगी आवाम जो है वो सख्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं। क्या हमारे पास बिजली हासिल करने के जराए नहीं है, या हमारी नीयतों में फतूर है, या हमारी हुकूमत इनकॉम्पिटेंट है जिसकी वजह से ये तमाम मामला नहीं हो पा रहे? बात ये देखिए, इस वक्त की सूरत हाल जो है वो सर्कुलर डेट की वजह से वापडा की पूरे मुश्किलात हैं। वापडा के पास पैसे नहीं है, 250 अरब तक सर्कुलर डेट पहुंच गया है, और उसकी वजह से वो IPP को पेमेंट नहीं कर सकते, वो अपने बिजली घरों के लिए तेल नहीं खरीद सकते। रिजल्ट ये है कि हम महंगी बिजली खरीद के अपने मुल्क को भी नुकसान दे रहे हैं। अक्सर आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले हम IPP पे इन्हिसार नहीं करते थे। हमारे अपने बिजली घरों से और हाइडल पावर स्टेशन से हम 90% बिजली वहां से लेते थे, और 10% सिर्फ IPP से लेते थे, तो हम फायदे में भी थे, नुकसान भी नहीं था, और कोई सर्कुलर डेट नहीं था। आज हम 60-70% जो है वो IPP से लेते हैं, और वो बिजली जो है वो 16 से 17 रुपए एवरेज रेट पे पड़ती है। लिहाजा वापडा को जो घाटा है वो 150-200 अरब के करीब होता है। इसी वजह से वापडा के अगर मैं बिजली घर में देखिए, 3 चीजें अगर गवर्नमेंट कर लेती तो कभी भी ये ऐसा बुरहान ना होता। नंबर 1 तो ये है कि हाइडल सोर्स से ये बिजली पैदा करते। उस जमाने में जब 72 के अंदर हाइडल सोर्स कालाबाग डैम पे इतराज हुआ तो उस वक्त भाषा डैम शुरू करते तो बन जाता। नंबर 2 कोयले के प्लांट से, वो हमने अभी तक नहीं लगाए, 20 साल 25 साल गुजर गए इसमें। नंबर 3 ये था कि वापडा के अपने बिजली घर जो 6500 मेगावाट कैपेसिटी के थे, 10-12 स्टेशन है मुख्तलिफ जगहों पे, वो डिरेट होके अब 1500 मेगावाट बिजली देते हैं। लिहाजा वहां हमने नए बिजली घर, नई टरबाने नहीं लगाई। तो ये सारी सूरत हाल है कि हुकूमत ने असल में बिजली को पैदा करने की कोई सूरत पैदा ही नहीं की। नकवी साहब, आप कहते हैं 6500 मेगावाट की आपके बिजली घर थे वापडा के, अगर उनको हम नई टर्बाइंस लगाते तो शायद हालात को काबू किया जा सकता है। वहां से 1500 मेगावाट आ रही है। अगर वही सूरत हाल 6500 होती तो शायद शॉर्टफॉल कम हो जाता और बिजली का जो बहरान है वो ना होता पाकिस्तान के अंदर। देखिए, अगर वो 6500 में से 6000 भी हम मिल लेते और 4-5 हजार के करीब हाइडल कर लेते हैं, तो ये सर्दियों में तो कभी लोड शेडिंग होनी ही नहीं थी, सवाल ही पैदा। गर्मियों की भी लोड शेडिंग जो थी तो उसमें हम 6000 मेगावाट वहां से, 7000 मेगावाट IPP से, और हाइडल से हम 5000 मेगावाट लेते तो 17-18 हजार मिलती, तब भी लोड शेडिंग न होती। सवाल ये है कि किसी सूरत में भी कहीं हमने जनरेशन कैपेसिटी ना बढ़ाई, ना उस पर गौर किया, ना वापडा को इख्तियार दिया कि वो जनरेटर खरीदे और टर्बाइनें लगाए ताकि वो सिस्टम को डेवलप कर सके। ये सारी सूरत हाल मैं समझता हूँ ये गफलत नहीं है, नाअहली है हुकूमत की, और ये हुकूमत को सवाए इसके कि उन्होंने ये सोचा तक नहीं कि बिजली की डिमांड बढ़ेगी। देखिए, अगर इस हुकूमत ने 2007 में चार्ज लिया तो क्या उस वक्त लोड शेडिंग नहीं थी? 3-4 हजार मेगावाट की लोड शेडिंग थी। इनको पता होना चाहिए था कि 10% डिमांड बढ़ेगी तो ये जो है वो 8-9 हजार पे पहुंच जाएगी शॉर्टफॉल। तो कुछ भी नहीं किया। मकसद ये कि अगर वो कुछ करना चाहते, और असल बुनियादी वजह ये है खालिद साहब कि कोई टेक्निकल एक्सपर्ट जो वापडा में एज MD पेपको या और सीट पे बैठा है, उन लोगों ने ना इनको मशवरे दिए, ना उन्होंने को काम किया।
और गवर्नमेंट भी हाथ पे हाथ धर के बैठी ठीक है। रही और हम अजाब में मुब्तला हैं। इलियास मजीद शेख साहब, इंडस्ट्री की सूरत हाल क्या है? कारखाने तो बंद हो चुके हैं और बहुत से कारखाने बंद होने के करीब हैं। उसका असर पाकिस्तान की मईशत पे क्या पड़ रहा है और एक आदमी उससे किस तरह सफर कर रहा है? खालिद साहब, ये तवानाई ऐसी है जैसे इंसान के जिस्म में उसका जिंदा रहना है। इसके बगैर समझ लें इंसान मुर्दा है। हर फसाद की जड़ जो है वो एनर्जी क्राइसिस है। मिसाल के तौर पर जब एनर्जी नहीं होगी फैक्ट्रियाँ बंद होगी, जब फैक्ट्रियाँ बंद होगी बेरोज़गारी फैलेगी, जब बेरोज़गारी फैलेगी क्राइम की रेशो बढ़ेगी, जब क्राइम की रेशो बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, ना बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। और ये हर मसले की जड़ ये है। इस पे ऊपर इसको मैं कहता हूँ ये सारी नलायकी कह लें, नाहली कह लें, गवर्नमेंट की है। ये जब मैरिज सिस्टम शुरू करें, लोगों को लेके आए, हमारे एक्सपर्ट हर जगह मौजूद हैं, उनको ले आए, लेकिन हर जगह तो ये पैसे लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से मुल्क का तो उन्होंने सत्यानाश कर दिया, खत्म कर दिया मुल्क को। और यहाँ अब देखें ना कि जब बेरोजगारी फैलेगी, लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बच्चों की फीसें देंगे, कहाँ से वो अपना चूल्हा चलाएंगे? जाहिर है जब उनका चूल्हा नहीं चलेगा वो क्राइम की तरफ बढ़ेंगे। अभी क्राइम की रेशो देख लें, दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये हर चीज का मसले का हालत तवानाई। लेकिन इलियास मजीद शेख साहब, एक चीज ये भी है कि 9 महीने तक बिजली दी जाती रही है, गैस दी जाती रही है जो हमारी इंडस्ट्री है, और 3 महीने नहीं दी जाती रही। गुज़श्ता अदवार में यही कुछ होता रहा है। लेकिन अब इंडस्ट्री भी कहती है कि 12 महीने ही उसे गैस मिले, और गैस की वजह से जो जनरेशन है आईपीपीज़ की वो मुतासर हो रही है, पाकिस्तान के लोग मुतासर हो रहे हैं। जब आप लोग लेते हैं, लोगों से पूरे के पूरे पैसे लेते हैं और मामलात को चलाते हैं, तो फिर 12 महीने गैस पर ही चलने का इसरार क्यों किया जा रहा है इंडस्ट्री की जानिब से? खालिद साहब, ऐसा नहीं होता बिल्कुल। जो जब उसको अल्टरनेट एनर्जी नहीं है, यहाँ तो अल्टरनेट एनर्जी की पॉलिसी बनाई जाती है, देखा जाता है हमारे पास कितनी कैपेसिटी हम कहाँ कहाँ दे। अब देखें सीएनजी वालों को, सीएनजी जो स्टेशन चल रहे हैं, इनकी कितनी चोरी हो रही है, कितना नुकसान हो रहा है। हम क्या करते हैं, हम कोई हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे दायरे कमज़ोर हो गए हैं। एक अगर डीसीओ है लाहौर का, उसने छोटे से काम के लिए चीफ मिनिस्टर की तरफ देखना होता है, वो उसको खुद इतनी इंकरेज नहीं, इतनी हौसला नहीं कि मैंने ये काम मेरे लाहौर में आता मैं करूँ। सिस्टम मौजूद है, दायरे कमजोर हैं, अमल नहीं हो रहा। नहीं, आप अदारों की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, अपनी कमजोरी भी तो बताएं ना कि 12 महीने आप लोग जो है गैस पे आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, बिजली की तरफ आप आ नहीं रहे, उससे गैस का बहरान भी बढ़ रहा है और बिजली का बहरान भी बढ़ रहा है, और आप उसको शेल्टर ले रहे हैं आप गरीब आवाम की, क्राइम्स की। ये भी तो ज्यादती है, आवाम के साथ भी ज्यादती है, लोगों के साथ जो है सख्त ज्यादती है ये। खालिद साहब, आप बताएं हम क्या करें? बिजली पे आए, बिजली देखें, हमें वारा खाती बिजली, एक 22 रुपये यूनिट या 20 रुपये यूनिट, 19 रुपये यूनिट हम प्रोडक्शन दे। एक तरफ हमारे पास ऊपर चाइना है, ऊपर से इंडिया आ रहा है, हमारा कंपटीशन है, ग्लोबल विलेज है, हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं? एक एनर्जी नहीं है, ऊपर नहीं है, हम बेरोज कैसे हमको कंट्रोल कर सकते हैं? ये तो जो जिम्मेदार बंदे हैं, जब तक हम जिम्मेदार बंदों को पकड़ के सजा नहीं देंगे, उस वक्त हमारे मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। हम चीज को जड़ से नहीं पकड़ते, ऊपर से छंडी करने की कोशिश करते हैं। अब जड़ से पकड़े, मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ गैस पाइपलाइन की। ईरान वाले हमें कहते हैं गैस पाइप लो, उसको करो। अभी तक इन लोगों ने नक्शा तक नहीं, उसका ड्रैंग तक ओके नहीं की। अगर आज ड्रैंग ओके हो जाए, फिर भी हमें 4 साल चाहिए उसको रवा करने के लिए। या हर चीज तो आगे का भी बिगड़ा पड़ा, पैसे बनाने के अलावा पे चल रहा है सारा का सारा मामला। नकवी साहब, ये जो मसला है इंडस्ट्री का, खासतौर पे जब गैस डाइवर्ट कर दी जाती है, और हमने आईपीपीज़ को सारे के सारे जो हैं वो गैस पे चलाना शुरू कर दिए और गैस उनको देना शुरू कर दिए ताकि ईंधन का खर्च कम हो, और उससे बिजली भी नहीं मिल रही और गैस का बहरान भी पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रहा है। इसको क्या, इसकी तरफ कैसे आप? देखिए, मैं समझता हूँ ये गैस का बहरान भी इस हुकूमत की गफलत नाअहली है। गैस की भी हमारे पास शॉर्टेज नहीं है, हमने गैस की प्रोडक्शन बढ़ाई नहीं। जैसे बिजली की प्रोडक्शन आपने नहीं बढ़ाई, अगर आप देखें 10 सालों के अंदर आपने 1 मेगावाट का भी बिजली घर नहीं लगाया। इसी तरह गैस के जो नए स्टेशन नहीं लगाए। अगर गैस की क्वांटिटी मौजूद है ज़मीन के अंदर, हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, उसको हमने क्यों नहीं निकाला और क्यों नहीं इस्तेमाल किया? गैस की वजह से अगर ये बिजली से इंडस्ट्री चलाएं और गैस पे ना चलाएं तो ये कंपटीशन में आ ही नहीं सकते। इनका तो माल बिकना ही नहीं, फिर इनकी एक्सपोर्ट ही नहीं होनी। बात ये है कि आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले गैस भी थी, बिजली भी थी, सब कुछ था, एक्सपोर्ट भी हमारी बढ़ रही थी। तो ये सारी चीजें गफलत और नाअहली का है कि हुकूमत को चाहिए था कि गैस और बिजली
ये दोनों ऐसी बुनियादी चीजें हैं जिनको पैदा करना, जिनका वो एक्सप्लोर करना और लोग इंडस्ट्री को और गवर्नमेंट को और पब्लिक को पहुंचाना, ये उनका फर्ज अवलीन है। लेकिन व्हाट दे हैव डन, नथिंग। आप किसको जिम्मेदार समझते हैं, गिलानी साहब को, परवेज मुशर्रफ को, बेनजीर भुट्टो को, या मियां नवाज शरीफ साहब को? आज जो बहरान पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उसका बुनियादी जिम्मेदार कौन है नकवी साहब? बुनियादी जिम्मेवारी जो है जी वो गिलानी साहब पे, इन पे आती है इस वक्त की जो हुकूमत है। देखिए आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले जो बहरान था उसका ये हाल बड़ी आसानी से तलाश कर सकते थे। मैं बता सकता हूं कि शॉर्ट टर्म मेजर्स के लिए आप लोड शेडिंग 100% खत्म कर सकते हैं। और अगर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट बैठा होता या किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से वो मशवरा लेते, वो उनको बताता ये चीजें इस तरह कर लें, आपको 5-6 हजार मेगावाट बिजली एक्स्ट्रा मिल जाएगी। लेकिन ना इन्होंने गौर किया, ना इन्होंने सोचा, स्वाय इसके के रेंटल पावर स्टेशन के पर चले गए। जो बदतरीन अजाब है जो हमारे सुपुर्द कर दिया गया, इस रेंटल पावर स्टेशन ने तो कौम को मेंटल कर दिया। मैं गिलानी साहब की हुकूमत, जो पीपल पार्टी की मौजूदा हुकूमत है, मैं इनसे कहता हूं कि आपने बिजली के बहरान का होते हुए पता कि 2007 में कितना है और बढ़ेगा कितना, तो क्यों नहीं आपने इस पर अमल किया? इससे पहले तो शॉर्टेज बड़ी थोड़ी सी थी, ठीक है, परवेज मुशर्रफ के जमाने में शॉर्टेज थी और उसने भी कुछ नहीं किया, लेकिन उस वक्त इतनी प्रॉब्लम भी नहीं था। मैंने 2005-6 में एक रिपोर्ट परवेज मुशर्रफ साहब को भेजी थी कि आप 2009 और 10 में जिस वक्त देखेंगे लोग सड़कों पे आएंगे, बिजली का बहरान 8,000-7,000 मेगावाट होगा, प्लीज कुछ करें। तो ना उन्होंने कुछ किया। लेकिन ये जमहूरी हुकूमत है, इनका तो फर्ज बनता था कि अवाम को तकलीफ से बचाएं। नियाज साहब, आप किसको जिम्मेदार समझ रहे हैं? ज़ाहिर है जी हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं वही जिम्मेदार है, ये जाहिर है, ये गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। नहीं, ये गवर्नमेंट तो कहती है कि जी परवेज मुशर्रफ ने 1 मेगावाट जो है बिजली प्रोड्यूस नहीं की, हम कहां से कर लेते, और हमें तो ये तमाम चीजें विरसे में मिली हैं, हम ये तमाम चीजें उनका हल कैसे लेके आ सकते हैं? उनका ये कहना है रेंटल पावर आप लोगों ने चलने नहीं दिया। वो कहते हैं रेंटल पावर हमारे पास ऑप्शन था, उस पर इतना शोर मचाया गया कि वो बिलाखिर मंसूबे जो है वो खत्म करने पड़े, जिसकी वजह से मामला हल नहीं हुए। खाला साहब, इन्होंने तैयार किया हुआ है कि हर वो काम करना है जो जिसमें पैसे आए, रिश्वत आए, दूसरा काम नहीं करना। ठीक है, अभी 4 साल हो गए, दुनिया तो चांद पे पहुंच गई, उसको भी एक अरसा हो गया। पहले सोचना चाहिए। ये जो पार्टियां होती हैं जब अपना मशहूर लेके आती है तो सबसे पहले ये चीजें स्टडी करके आई होती हैं। कौमों का एक एक सेकंड कीमती होता है, तो ये तो एक हलवे की तरह इसको टाइम ज़ाया कर रहे हैं। ये कोई तुकबंद है इनका? ये देखें, ये गवर्नमेंट की नलायकी है, नहली है। जो जिम्मेदार उनको सजा दी जाए, पकड़ा जाए उनको, जिन्होंने पॉलिसी नहीं की। गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट एक वोट दे देती है। हमारा जो कि असलियत हमारे जो भाई हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है, गाँव में रहते हैं, वो एक उनको भी सोचना चाहिए कि उन लोगों को आगे लेके आए जो उनका काम करें। जब तक हमारे मुल्क में मेरिट सिस्टम और मुखलस वाम जो दर्द रखने वाम लीडर नहीं आएंगे, उस वक्त हमारा हाल यही रहेगा। हर करप्शन इंतहा पे है। नकवी साहब, आप कहते हैं कि जी ये जिम्मेदार नहीं है, सारे वो तो सारी की सारी जिम्मेदारी परवेज मुशर्रफ पे डालते हैं, तो ये कैसे होगा? देखिए, परवेज मुशर्रफ पे डालते हैं, ठीक है, उस वक्त इतनी शॉर्टेज फॉल नहीं थी। इनको पता भी था कि ये शॉर्टफॉल बढ़ेगी और शॉर्टफॉल इतनी बढ़ेगी कि एक मुसीबत, लेकिन इन्होंने अपने उस शॉर्टफॉल को कम करता या कोई प्रोजेक्ट शुरू करते। मैं कहता हूं कि हमने ना कोयले के कोई प्रोजेक्ट शुरू किए, ना हमने हाइडल सोर्स। अगर उस वक्त कालाबाग डैम के ऊपर मुखालफत थी तो उसी वक्त भाषा डैम क्यों नहीं शुरू किया उन्होंने? उसी तरह दूसरा बार तुंगी डैम क्यों नहीं किया? तो 2 डैम बन जाते। अगर इंडिया ने 27-28 डैम बना लिए हैं, वहां तो कोई रायशुमारी नहीं हुई, हम यहाँ रायशुमारी के चक्कर में। इसी तरह कोयले के प्रोजेक्ट पे इंडिया ने 106 पावर स्टेशन, 40,000 मेगावाट का बिजली घर कोयले से चलाए। हमने ना अपने बिजली घर को मरम्मत किया, ना उनको अपग्रेड किया, ना नए बिजली घर लगाए। तो मौजूदा हुकूमत जो है वो वाकई जिम्मेवार है, और वही वाकई जो है, अगर वो कुछ करते तो ये 4-5 हजार मेगावाट का शॉर्टफॉल तो पूरा करना कोई मुश्किल काम ही नहीं था। नहीं तो नकवी साहब, आप कह रहे हैं 40,000 मेगावाट के प्लांट इंडिया के अंदर लगाए गए कोयले पे, पाकिस्तान पे अगर ये प्लांट कोयले पे चलेंगे तो फिर क्या सूरत हाल होगी, और उसकी तरफ आएंगे। जी अलियास साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? साहब, ये जो बात हुई कोयले के ऊपर, इस वक्त हम 1% से कम कोयले से फायदा ले रहे हैं। साउथ अफ्रीका की मैं मिसाल देता हूँ, वो 96 पॉइंट बिजली कोयले से पैदा कर रहे हैं, और इंडिया वाले 54% कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ क्या नलायकी है, क्या जाहलियत। अच्छा, दुनिया में तीसरा बड़ा मुल्क हमारा कोयला है, कोयले के ज़खायर हैं, तीसरा बड़ा। बिल्कुल सही। और हम उसको यूज नहीं कर रहे।
ये इस वजह से कि हम जो सियासतदान हमारे आ रहे हैं, मैं हमेशा जड़ की तरफ बात करता हूं, बेस की तरफ बात करता हूं, उन्हें सवाए पैसा बनाने उन्हें कुछ ख्याल करना चाहिए कि हम जिन्होंने वोट दिए वो आपके बहन भाई हैं, उनको मेरिट के ऊपर सिलेक्ट करें। जब तक हमारे अंदर मेरिट सिस्टम या ये सोच पैदा नहीं होगी, मैं अमेरिका की मिसाल देता हूं, हिलरी क्लिंटन ओबामा के मुखालिफ सदारत की उम्मीदवार थी। जब उसने इलेक्शन जीता, वो उम्मीद आया, उसने कहा मुझे आपकी जरूरत है, अपने मुखालिफ उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को वज़ीर खारजा बना दिया। जब तक ये सोच नहीं पैदा होगी, हम मुल्क को लेकर नहीं चलेंगे। गवर्नमेंट देखिए, सारी वाम देखिए, जब बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है पूरी वाम का मैं बताता हूँ खालिद साहब, मैं बताता हूँ जी कोयले का प्लांट, मैं कहता हूँ, मैं जब 88-89 में एमडी के एसी था, उस वक्त मैंने प्रोजेक्ट एक स्टार्ट किया था और प्लानिंग कमीशन में लेके आया था कि कोयले के प्लांट लगाएं। उस वक्त ऐसी हुकूमत ने जो है चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, उसने ऐसी मुखालफत की थी कि जनाब ये हम सिंध गवर्नमेंट बनाएगी, फेडरल गवर्नमेंट को या वापडा को हम इजाजत नहीं देंगे, कुछ नहीं बना। उसके बाद में 2005 में भी एक चाइनीज कंपनी को ठेका दिया गया, लेकिन उसके बाद उसका टैरिफ पे झगड़ा करके उसको निकाल बाहर किया गया। वक्त सवाल ये है कि ये पता होना चाहिए कि कोयला अगर हमारे पास मौजूद है और हम उसको खोद के बिजली पैदा कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, तो हमने क्यों नहीं किया? सिर्फ इसलिए कि गफलत नहीं है, बल्कि ये नाअहली का इंतहाई बुरा मुकाम है। मुजरमाना गफलत आप कह सकते हैं, मुजरमाना गफलत है। क्या अब जो अगर कोयले के प्लांट लगेंगे तो कितना अरसा लगेगा उनको ऑपरेशनल सूरत हाल में आते हुए? देखिए, क्या पाकिस्तान के पास कोई है इस वक्त ऐसी कंपनी जो ये सारा कुछ कर सके? देखिए, चाइनीज कंपनीज ने कई ने आके, मुझे याद है उस जमाने में भी, बाद में भी कई दफा अखबारों में मैंने पढ़ा, चाइनीज कंपनियों ने आके इनको मशवरा भी दिया था और कहा भी था अब हमें दें प्लांट, हमने, लेकिन इन्होंने उसके साथ कोई मुआहिदा ही नहीं किया। जिससे मुआहिदा किया था 5-6 में, उससे वो निकाल बाहर किया। मुबारक समरबंद के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो और है, वो गैसिफिकेशन का उसका है, मैं कहता हूँ वो अलग एक प्रोजेक्ट है, डबल सोर्स है, उसमें से तो तेल भी निकलेगा और बिजली भी पैदा होगी। मैं कहता हूँ सिर्फ कोयला खोद के, उस वक्त मैं आपको 88-89 में बताता हूँ, वो प्रोजेक्ट जो था, यागो सुलेमान की फर्म ने एक टेंडर डॉक्यूमेंट दे दिए थे और फिजिबिलिटी हमें दी थी कि हम कोयला खोदेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, बिजली घर लगाएंगे और आपको सब कुछ, और ये हमारा रेट होगा। लेकिन किसी ने बात मानी ही नहीं और वो सारा उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद न सिंध गवर्नमेंट ने सोचा, न फेडरल गवर्नमेंट ने। बात असल में ये है कि बिजली के बहरान के मुतालिक हमारी हुकूमत ने, चाहे वो परवेज मुशर्रफ की हुकूमत हो, चाहे अब जो है गफलत दिखाई है। और अगर ये गफलत ना दिखाते, इनको क्या ये पता नहीं था कि इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, मुल्क तबाह हो जाएगा। हमारी बिजली, आज बिजली का रेट जो है वो आपका 12-13 रुपए एवरेज रेट है। तो ये मुसीबत तो हमें इन्होंने दी है, हुक्मरानों ने। जी इलियास मजीद शेख साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप कि कौन सी कंपनी पाकिस्तान के अंदर काम करना चाह रही है? शायद मुबारक समरबंद के बारे में बात करना चाह रहे हैं। समर मुबारक साहब ने एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया इसी के ऊपर, वो उसकी पैदावार शुरू होगी, लेकिन इब्तदाई तौर पर थोड़ी सी प्रोडक्शन होगी, उसके बाद वो इसको खोल देंगे। वो भी समर मुबारक साहब का बहुत दफा बयान अखबार में आया, टीवी पे आया कि मुझे मौका दिया जाए। अभी पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन ये इनको तो खुद चाहिए ना, गवर्नमेंट को उसके पीछे पड़े भी, ये करो, जहां जहां उनको मिलता, सोर्स मिलता, उसको यूज करना चाहिए। जब मसला बस यही है कि हमें मेरिट सिस्टम लेके आए, ये तवानाई है, ये जड़ है, इससे हमारे सैकड़ों मसाइल हल होंगे, हमारी बेस ठीक होगी। जब बेस ठीक होगी, मुल्क हमारा खुशहाल होगा। ठीक है इलियास साहब, इंडस्ट्री की सूरत हाल बताइए। इस वक्त सर्दियों के अंदर कितनी इंडस्ट्री चल रही है आपके ख्याल में और कितनी बंद हो चुकी है इस वक्त? और मजदूर कितने बेरोजगार हुए? तकरीबन राउंड अबाउट 5 लाख, जो गवर्नमेंट का सर्वे है, हमारा नहीं है, 5 लाख लेबर मजदूर बेरोजगार हो गया है। ठीक है। और 5 लाख पावर लूम बंद हो चुकी है, 5 लाख हाफ मिलियन, 1500 स्मॉल इंडस्ट्री SME बंद हो चुकी हैं। आप खुद देख लें कि कितना बड़ा लॉस है। उसके अलावा जो हमें नजर नहीं आता, सफेद पोश आदमी तो वैसे ही खत्म हो गया ना मुल्क का, वो कहां जाए, कैसे करे, और पैसा इतना बड़ा डिवैल्यू हो गया कि अब देखें हमारी जो एक क्लास है लो, गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है, मिडिल क्लास तकरीबन पीछे रिवर्स हो रही है इस वक्त। सही है, क्योंकि पैसा डिवैल्यू होने की वजह से। नकवी साहब, सेंट्रल एशिया से भी बिजली लाने की बातें की जाती रही हैं, मंसूबे की बात की जाती रही है, ईरान से हमें ग्वादर के लिए बिजली मिल रही है, क्या वहां से मजीद बिजली नहीं ली जा सकती ताकि मामला को आगे बढ़ाया जाए? उस वक्त तक जब तक हम अपने रिसोर्सेज को टैप नहीं करते, हम अपने बिजली घर नहीं बना लेते, और जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, कोयले की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हाइडल की तरफ आप इशारा कर रहे हैं,
तो जब तक ये तमाम चीजें नहीं हो जाती तो इस बिजली का तो बंदोबस्त कर रहा है ना कहीं से, खा चीन से करें, खा इंडिया से करें, खा सेंट्रल एशिया से करें, खा ईरान से करें। देखिए बात यह है ईरान से, जो मैं आपको पहले बात बताता हूं कि ईरान ने कहा था गवर्नमेंट को कि हम आपको कोयटा की तरफ से लाइन अपनी खुद बनाएंगे, आप वहां से आगे अपनी लाइन बचा के बिजली ले लें। अगर 1000-2000 मेगावाट वहां से ले लेते तो कोयटा का वो इलाका सारा होता और वो हो सकता है बाद में बढ़ा देते, उनके पास तो सरप्लस पावर है। दूसरे ये कि चाइना से और इससे, लेकिन ये सारी चीजें हैं कि यू हैव टू डू समथिंग, कुछ करना तो चाहिए। कुछ ना ईरान के साथ कोई बातचीत की, ना चाइना के साथ कोई बातचीत की, ना कोई इंटरनेशनल टेंडर्स कॉल। लेकिन हुकूमत कहती है कि अगर हमारे पास पैसे हों ये तमाम चीजें खरीदने के लिए तो हम आईपीपी से ना खरीद लें, आईपीपी को देने के लिए पैसे नहीं। और आप जानते हैं जब आईपीपी को पैसे दिए जाते हैं यहाँ पे लोड शेडिंग भी खत्म हो जाती है और तमाम मामला भी ठीक। देखिए खालिद साहब मैं बताता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं सब मिसाल पेश करता हूं कि सऊदी अरब में जब ऑयल के स्टोरेज और ये डिगिंग हुई थी तो उस वक्त जो फर्म थी, अमेरिकन फर्म थी या ब्रिटिश फर्म थी, उन्होंने 50-50% का मुआहदा किया था। सऊदी अरामको उन्होंने 50-50% कहा कि जनाब हम जो प्रॉफिट होगा 50% आपका और 10 साल के बाद उसके बाद हम छोड़ के आपको टोटल दे देंगे। यही मुआहदा चाइना से अगर कर लेते, चाइना की कंपनी है वो तैयार है कि आके हम कोयला खोदेंगे और बिजली पैदा करेंगे, आप हमें अपनी शेयरिंग रख लें, उसके बाद में क्या 50-50% की शेयरिंग है? पता नहीं, वो तो डिपेंड करता है। आपने वो रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी अभी? मैंने वो रिपोर्ट्स नहीं पढ़ी, लेकिन उन्होंने शेयरिंग का ये किया था, लेकिन इन्होंने उसके साथ वो एग्रीमेंट करना क्या चाहा सोचा तक नहीं उसके मतलब। जी अलियास साहब। हाँ खालिद साहब, यही बात हो रही है इसके ऊपर ही कि मसाइल जो है ना, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि मंथली तौर पर, महीने तौर पर वाम को पेशेंस बताए कि मैंने इस महीने में ये किया है, मैं इस महीने में ये कर रहा हूँ, तब ये मसले हल होंगे। गवर्नमेंट अब देखें, इसका वजीर कहता हमसे टाइम ना पूछा जाए, इनसे बंदा पूछे किनसे टाइम पूछे, वाम किनसे पूछे। मैं कहता हूँ मैं तो अगर यही सूरत रही तो मैं तो बड़ी पोजीशन, एक भयानक तस्वीर देख रहा हूँ पाकिस्तान की, और ये मुनासिब नहीं है। इनको अभी भी जाग लेना चाहिए, वरना वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त गुजर गया तो किसी के हाथ नहीं आएगा। यही मैं कह सकता हूँ, और इसमें क्या और ठीक है। नकवी साहब, अब जो हालात जिस तरफ चले गए हैं इससे निकलने के लिए कम से कम आपके ख्याल में कितना अरसा दरकार है? अगर शॉर्ट टर्म मेजर भी किए जाएं तो कितना अरसा लगेगा, और अगर लॉन्ग टर्म मेजर लिए जाएं तो फिर पाकिस्तान एनर्जी का जो क्राइसिस है ये कोई नया क्राइसिस नहीं है, ये तो अभी पता नहीं कितना अरसा मजीद चलेगा। इस एनर्जी क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए अभी कितना अरसा दरकार है हमें? देखिए शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई टेक्निकल एक्सपर्ट वापडा में या उसमें बैठा हो और वो गवर्नमेंट उसकी बात मान ले और वो है तो शॉर्ट टर्म में कम तो 1-1.5 साल में हम अपने बिजली घरों को अपग्रेड भी कर सकते हैं, उनकी जगह नए जनरेटर भी लगा सकते हैं और हम 4-5 हज़ार मेगावाट का आसानी से इसमें लोड इंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म बेसिस हैं या मिड टर्म बेसिस है, उसके लिए कोयला के, हाइडल के दोनों सोर्स हमें शुरू कर देने चाहिए। आखिर वो 3-4 साल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल हो जाएगा। हाइडल तो काफी देर बाद होंगे नहीं ना? हाइडल कालाबाग डैम अगर शुरू करें वो 4 साल में बनेगा, उसको 8 साल नहीं लगेंगे। 60% तो फिजिबिलिटी सारी स्टडी उसकी हो चुकी है। हालांकि कालाबाग डैम पे मुझे बताएं कि रायशुमारी का क्या, टेक्निकल एक्सपर्ट्स किस बात की रायशुमारी कि पानी हवा में चला जाएगा, लेकिन उसको तो शायद बिल्कुल स्क्रैप कर दिया गया उस मंसूबे को। स्क्रैप गलत किया है, ये टेक्निकल मुआहदा है। इंडिया में मुझे बताएं, इंडिया में 27 डैम जो बने हैं वहां रायशुमारी कहाँ हुई? वहां सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन वहां कोई रायशुमारी नहीं हुई। डैम पे डैम बना रहे हैं, हमारे दरियाओं पे डैम बना रहे हैं। खालिद साहब, ये एक्चुअली इंटरनेशनल साजिश है जो हमारे मुल्क को नहीं चाहती कि तवानाई मिले, हम उसके नजर आ गए। होता यूं है कि वो जो इंटरनेशनल लोगों के बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो हमारे कुछ लोगों को पैसे लगाते हैं, वो शोर डालते हैं और इसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है, आप टेक्निकल बंदे बिठा ले और उसमें पूछ लें, वहां कोई मसला कुछ भी नहीं है। खालिद साहब, ये मैं कहता हूँ, ये इसी बात पे मुझे याद है कि जब मैं मेंबर पावर था वापडा का और चेयरमैन शमसुल मुल्क साहब से, तो हम जाकर के वली खान से मिले थे पेशावर में और वहां जाकर के उनको बताया था कि आप हमें बताएं क्या इतराज है कालाबाग डैम में। उन्होंने कहा ये है। हमने उसका जवाब दिया कि नहीं पानी नहीं रुकेगा, नहर नहीं निकालेंगे, जो कुछ करेंगे सारा कुछ। आखिरकार उन्होंने बस सिर्फ एक ही बात कही जो वो पश्तो में कही, मुझे बाद में समझ आई, मैं तो पश्तो जानता नहीं था, कि ये हमारी सियासत है, हम इस पे पीछे कैसे हट जाएं।
ये बात शमसुल मुल्क साहब को कहा उन्होंने, शमसुल मुल्क साहब को कहा, पश्तो में कहा, मैं समझ नहीं लगा। साहब ये हकीकत है कि वो उसके टेक्निकल प्रॉब्लम कोई नहीं है। अलियास साहब, शेख साहब आपने कहा इंटरनेशनल साजिश है, किसकी साजिश है? इंडिया की है, अमेरिका की है, या किसी और? देखें, ये जो बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जिसमें देखें, अब कभी क्या होता है, यहाँ हमारी अवाम तो सोई हुई है, ये जो हमारी साजिश किसकी है? शेख साहब आखिरी मिनट चल रहा है, मैं आखिरी मिनट में ये बताऊंगा, इंटरनेशनल जो सुपर पावर है ये उनकी साजिश है। जी नकवी साहब, मैं आपको बताता हूं क्यों है साजिश, कि अगर वो आईपीपी को उसको लाना था उन्होंने, तो अगर वो हाइडल सोर्स आ जाता तो आईपीपी ना आते। ये थर्मल बिजली का लाए हैं हमारे लिए एक अजाब इलाही देने के लिए कि महंगी बिजली यहाँ डालो ताकि हाइडल जो है। ये बताएं किस मुल्क में थर्मल है? सवाए तेल वाली तेल हमारे मुल्क में तेल ही पैदा होता है साहब, थर्मल कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। और हमें ये लगा दिया गया हमारे पॉलिसी मेकरों को पैसे दे दे के, ठीक है, 70% बिजली हमारी थर्मल से पैदा हो रही है, 30% हम ले रहे हैं, 29% इनसे ले रहे हैं हाइड्रो से। बहुत बहुत शुक्रिया अलियास मजीद शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सैयद तंजीम हुसैन नकवी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू है, हमारे साथ रहिएगा।